हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के तहत प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में बॉम्बे में स्थापित किया था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 1556 में गोवा में और 1684 में बॉम्बे में स्थापित किया था पहला प्रिंटिंग प्रेस। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसका नाम बंगाल गजट था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित किया गया था, है ना। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था। उद्दंत मार्तंड था, जिसे 1826 ईस्वी में जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। अब कुछ प्रेस अधिनियमों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे सेंसरशिप एक्ट 1799 में जो आया था। फ्रांसीसियों के आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेजली ने इसे लागू करते हुए ये आवश्यक बनाया कि सभी समाचार पत्र अपने स्वामी, संपादक और मुद्रक का नाम समाचार पत्र में अंकित करेंगे। आगे चलकर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय इस कानून को समाप्त कर दिया गया था। लाइसेंसी अधिनियम 1823 गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने इसे लागू किया था। इसके अनुसार बिना लाइसेंस लिए प्रेस की स्थापना या उसका प्रकाशन करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये नियम उन समाचार पत्रों के विरुद्ध लाया गया जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे अथवा जिनके स्वामी भारतीय थे। इस कानून की वजह से राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। अब आता है प्रेस अधिनियम 1835। कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकोप ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और लाइसेंसी अधिनियम 1823 को समाप्त कर दिया। इस कारण मेटकाप को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। वस्तुतः यह अधिनियम प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना सरकार को देने के लिए बाध्य करता था। अब आता है पंजीकरण अधिकरण 1867। इस अधिनियम के तहत मेटकाप अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करना था। किसका? पंजीकरण अधिनियम 1867 का। वस्तुतः इसके तहत किसी भी मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक का नाम, स्थान का नाम उल्लेख करना कहा गया। अब आता है देशी समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। वायसराय लिटन के समय देशी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। प्रेस को यह लिखित वचन देना था कि यह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं लिखेगा, है ना। प्रेस को यह लिखित वचन देना था कि वो सरकार के विरुद्ध कोई भी लेख नहीं लिखेगा। प्रत्येक मुद्रक और प्रकाशक के लिए जमानत राशि रखना आवश्यक होगा। जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का अधिकार नहीं होगा। इस तरह यह अधिनियम अंग्रेजी एवं देसी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव करता था। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्रों में परिवर्तित हो गई। समाचार पत्र अधिनियम 1908। इसके तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि जिस किसी प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने की प्रेरणा मिलती हो उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। इसके तहत समाचार पत्रों के प्रकाशन से सरकार जमानत राशि के रूप में 500 से 2000 रुपये तक की राशि रखवा सकती है। इसमें प्रकाशित सामग्री के आपत्तिजनक होने का निर्णय अदालत को नहीं बल्कि प्रांतीय सरकार के पास होगा। विधि आयोग के सदस्य और समाचार पत्र समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर 1921 में भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 और 1910 को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तेज बहादुर सप्रू। अब हम जानेंगे भारतीय प्रतिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम जनजाति विद्रोह, फिर जानेंगे किसान विद्रोह, फिर श्रमिक आंदोलन के बारे में जानेंगे और 1857 का विद्रोह
देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे, इनकी असफलता के कारण क्या थे, जनजातीय विद्रोह क्यों असफल हो गए, इनका स्वरूप कैसा था और प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं आर्थिक कारण। ब्रिटिश भूराजस्व नीति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदारों महाजनों का प्रभाव बढ़ाया और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया। फलतः आदिवासी अपनी भूमि क्षेत्र से बेदखल किए जाने लगे, अतः उनमें असंतोष पैदा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों को भी कर के दायरे में ला दिया। उनके द्वारा किए जाने वाले मदरा निर्माण पर भी कर आरोपित किया गया, अतः जनजातियों के परंपरागत अधिकार और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप हुआ, अतः जनजातियों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार की वन नीति ने वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया। फलतः जनजातियों का जंगल से परंपरागत अधिकार समाप्त हुआ, जबकि जनजातियों का जीवन वन संपदा पर निर्भर था, अतः उनमें असंतोष पैदा हुआ। प्रशासनिक कारण कौन से थे? ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के तहत बने कानूनों का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में हुआ। वस्तुतः औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचना जैसे पुलिस थाने, सैन्य छावनी, रेलवे और ब्रिटिश कानूनों का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में भी हुआ। इससे जनजातियों को विस्थापित भी होना पड़ा और उनके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप हुआ, अर्थात उनकी पहचान पर चोट हुई, अतः उनमें असंतोष पैदा हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या था? ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों ने आदिवासियों के पारंपरिक धार्मिक विश्वास और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया। आदिवासियों को असभ्य कहकर उन्हें धर्म परिवर्तन पर बल दिया, उनके धर्म परिवर्तन पर बल दिया, फलतः जनजातियों में असंतोष बढ़ा। इसी तरह जब कानून द्वारा नरबलि रोकने का प्रयास किया गया तो जनजातियों ने अपने रीति रिवाज में हस्तक्षेप मानकर इसका विरोध किया। इस विरोध का सर्वप्रथम उदाहरण खोंड जनजाति विद्रोह से प्राप्त होता है। ब्रिटिश कंपनियों ने इन्हें जबरन मजदूरी के लिए बाध्य किया। वस्तुतः सड़क, रेलवे का विकास, बागानों में खेती जैसे कार्यों में इन्हें लगाया, फलतः उनमें असंतोष बढ़ा। इसी तरह आदिवासी सामूहिक संपत्ति की अवधारणा, जिसे खूट कट्टी कहते थे, में विश्वास करते थे और ब्रिटिश नीतियों ने इस अवधारणा पर प्रहार किया, अतः जनजातियों ने विद्रोह किया। जनजाति अपने क्षेत्र में आने वाले बाहरी लोगों जैसे अंग्रेजी, साहूकार, जमींदार, ठेकेदार आदि को दीकू कहते थे। क्या कहते थे? दीकू। मैं लिख देता हूँ, दीकू कहते थे बाहरी लोगों को। ठीक है, अब जनजातीय विद्रोह की असफलता के क्या कारण हो सकते हैं? जनजातियों के विद्रोह की कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी, है ना, उन्होंने पहले ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी, मतलब वो जनजाति ऐसे कोई योजनागत रूप से नहीं लड़े। साथ ही सभी जनजातियों का एक साथ विद्रोह भी नहीं हुआ। वस्तुतः विभिन्न जनजाति जैसे भील, कोल, संताल, मुंडा आदि ने अलग अलग समय में विद्रोह किया, अतः सरकार को इन विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। आदिवासी अपने परंपरागत हथियारों जैसे तीर कमान से युक्त थे, जबकि ब्रिटिश आधुनिक शस्त्र से युक्त थे, अतः संघर्ष में जनजातियां पराजित हुई। जनजातियों में अंधविश्वास मौजूद था। उनका मानना था कि चमत्कारिक शक्तियों से वे ब्रिटिश को पराजित कर देंगे, किंतु ऐसा कोई चमत्कार हुआ नहीं और वे स्वयं पराजित हो गए, है ना, स्वयं हारने लगे जो जनजाति लोग थे। वस्तुतः संताल विद्रोह के दौरान उनका मानना था कि उनके तीर कमान आग उगलने लगेंगे और ब्रिटिश की बंदूक पानी बन जाएगी। मतलब अंधविश्वास में वो विश्वास करते थे, है ना, अंधविश्वास। अब जनजातीय विद्रोह का स्वरूप क्या था? इनका स्वरूप स्थानीय दिखाई देता है। वस्तुतः मुद्दे और नेतृत्वकर्ता स्थानीय होते थे। इस तरह इन विद्रोह को स्वतः उत्पन्न होने वाले विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। जनजातीय विद्रोह मसीहावादी स्वरूप से युक्त थे। वस्तुतः वे चमत्कारिक शक्तियों में अठोस विश्वास रखते थे। जनजातियों ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का कोई ठोस विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। वस्तुतः वे वर्तमान में हो रहे शोषण से असंतुष्ट थे। इस तरह जनजातियों के असंतोष की अभिव्यक्ति को विद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है, जो हिंसक स्वरूप लिए हुए थी। अब हम कुछ प्रमुख विद्रोह जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे खासी विद्रोह, जो 1830 से 33 के मध्य हुआ था। अंग्रेज ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और इस स्थान पर सड़क बनाना चाहा। इसमें जनजातियों को जबरन श्रम के लिए बाध्य किया गया, अतः तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजातियों ने विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के नेतृत्व में। फिर आता है कोल विद्रोह, जो 1821 से 32 के तक हुआ था। ये विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह का कारण कोल जनजातियों से उनकी भूमि छीन लेना था। इस विद्रोह में कोलों का नेतृत्व बुद्धो भगत सुरगा राय ने किया।
ब्रिटिश प्रशासन ने यहाँ कुछ सुधार करते हुए एक अलग क्षेत्र निर्माण किया। संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। झारखंड क्षेत्र में संताल जाति के राजमहल पहाड़ियों में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो थे। संताल विद्रोह में जनजातियों ने संपत्ति अधिकारों को लेकर विद्रोह किया। वस्तुतः जमींदार संतालों को भूमि से बेदखल कर रहे थे, अतः संतालों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, किंतु समाधान न होने पर निराश होकर उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया और सरकार ने इस विद्रोह का दमन किया। अंततः सरकार ने संतालों के क्षेत्र में एक पृथक क्षेत्र घोषित करते हुए उसका नाम संताल परगना रखा और यहाँ ब्रिटिश कानून को शिथिल रखा और उनकी भूमि से उन्हें बेदखल करने पर रोक लगाई। किसमें? संताल परगना जो बनाया था। अब आता है रामदंडू विद्रोह जो 1884 में हुआ था। राजन अनंत नैया के नेतृत्व में अंग्रेजों ने विद्रोह किया। वस्तुतः ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने विद्रोह किया और कहा कि यदि मुझे सैनिक और शास्त्रों की सहायता मिले तो मैं राम की भूमिका निभाने को तैयार हूँ। मणिपुर विद्रोह या जालियांवाला विद्रोह जो 1891 में हुआ था। मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात जनजातियों के साथ संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ अंग्रेजों ने जनजातियों पर दबाव डाला कि वे भूमि कर मणिपुर के शासकों के बदले अंग्रेजों को दे। अतः 20वीं सदी में मणिपुर के जेदोनांग नामक जनजाति नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत उसने युवकों का एक संगठन बनाया और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया, किंतु 1930 में इसे पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी दे दी। इसकी मृत्यु के पश्चात रानी गेडनल्लू ने आंदोलन का नेतृत्व किया और गांधीवादी पद्धति के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का विरोध किया। रानी गेडनल्लू नागा जनजाति से संबंधित थी। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया। आज़ादी के पश्चात ही भारत सरकार ने इन्हें मुक्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी शब्द से संबोधित किया। अब हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह, मुंडा विद्रोह, जिसे उलगन विद्रोह कहते हैं, 1899 में हुआ था या महान हलचल के नाम से भी इसे जाना जाता है। मुंडा विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप से युक्त था। इसका लक्ष्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था, साथ ही अकाल और बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना और कर्मकांडों से हटकर एकेश्वरवाद पर बल देना था तथा ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देकर एक मुंडा राज्य की स्थापना करना था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, जिन्हें धरती आवा या बाबा भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम का प्रमुख दोंका मुंडा को बनाया। इस राजनीतिक कार्यक्रम के निम्न बिंदु थे: सरकारी नियम और सरकारी कर्मचारियों की अवहेलना करना, मालगुजारी जिसे कर बोलते थे, करों पर रोक लगाना, जमीन पर रियायतों का नियंत्रण स्थापित करना, रियायत मतलब किसानों का नियंत्रण स्थापित करना, सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना, ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर एक मुंडा राज्य की स्थापना करना। बिरसा मुंडा प्राथमिक स्तर पर मिशनरी शिक्षा से युक्त था और वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था। वो स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त मानता था। उसका दावा था कि उसे ईश्वर के दर्शन हुए और उसके पास लोगों को निरोग मतलब रोग मुक्त करने की चमत्कारिक शक्ति है। अतः ब्रिटिश ने 1900 ईस्वी में सेलर का पहाड़ी पर इस विद्रोह का दमन किया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया। जेल में ही 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की बीमारी से मृत्यु हो गई। तो ये कौन सा था? मुंडा विद्रोह। ठीक है, अब हम देंगे किसान विद्रोह। किसान विद्रोह के सबसे पहले कारण जानेंगे। इनका स्वरूप क्या था, 19वीं सदी में कैसा स्वरूप था और 20वीं सदी में कैसा स्वरूप था। प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कारण। ब्रिटिश भूराजस्व नीति ने किसानों पर अत्यधिक लगान की राशि आरोपित की, तो साथ ही कृषि में जमींदार, साहूकार जैसे बिचौलियों का प्रवेश बढ़ा। इनके शोषण से किसान पीड़ित हुआ। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति ने जिस महाजनी प्रथा को बढ़ावा दिया, उससे किसान अपने भूमि अधिकारों से वंचित होने लगा। इस महाजनी शोषण से किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी, अतः किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ी। इसी तरह कृषि के वाणिज्यीकरण के औपनिवेशिक चरित्र ने किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया। इसी क्रम में कपास, जूट, अफीम जैसी फसलों के उत्पादन में
वृद्धि होने से खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, तो दूसरी तरफ खाद्यान्न का निर्यात किए जाने से अकाल की दशा पैदा हुई, जिससे किसानों की कठिनाइयां बढ़ी। ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति से हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ और शिल्पकार बेरोजगार हुए, अतः कृषि कार्य करने के लिए वे बाध्य हुए। इससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा और कृषि और भी पिछड़ गई। उत्पादन में कमी और किसानों की क्रय शक्ति में कमी से अकाल की बारंबारता बढ़ी, फलतः किसानों को कष्ट बढ़ा और वे असंतुष्ट हुए। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात हुआ, अतः वस्तुओं की कमी से मूल्यों में वृद्धि हुई, तो दूसरी तरफ अत्यधिक भू राजस्व चुकाने के कारण किसानों की क्रय शक्ति कम हुई, अतः किसानों की कठिनाइयां बढ़ी। 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर भारत में भी अनेक समाजवादी दल बने, किसान संगठन बने, जिन्होंने किसानों को एकजुट होकर शोषण की मुक्ति के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के भारत आगमन के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जहां किसानों की मांगों को भी प्रमुखता से उठाया गया। इसी क्रम में किसान भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर संघर्षरत हुए। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह का स्वरूप। 19वीं सदी के किसान आंदोलन स्थानीय और तात्कालिक समस्याओं से जुड़े हुए थे। वे अपने शोषण के लिए भारतीय जमींदार और साहूकारों को उत्तरदायी मानकर संघर्ष कर रहे थे। वस्तुतः किसानों की दृष्टि अभी भी व्यापक नहीं हुई थी और वे ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषण के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे थे। 19वीं सदी में किसान आंदोलन में नेतृत्वकर्ता और मुद्दे स्थानीय थे और वे स्वतः स्फूर्त भी दिखाई देते, साथ ही हिंसक स्वरूप से युक्त थे और चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास रखते थे। 20वीं सदी के कृषक आंदोलन का स्वरूप कैसा था? 20वीं सदी में कृषक आंदोलन का स्वरूप व्यापक हो गया। आर्थिक मांगों के साथ साथ राजनीतिक मांगें भी जुड़ गई। वस्तुतः किसान अब राष्ट्रीय चेतना से युक्त होकर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। फलतः स्वराज की प्राप्ति, नेताओं को जेल से रिहा करना, अन्यायपूर्ण कानूनों को समाप्त करना जैसी मांगों से युक्त हुए। 20वीं सदी के किसान आंदोलन में संघर्ष की आधुनिक राजनीतिक पद्धतियाँ जैसे धरना, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन आदि दिखाई देता है। 20वीं सदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रांतीय और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किया गया, जैसे चंपारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। 20वीं सदी में किसान आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़ गया और इसी क्रम में अनेक किसान संगठन जैसे अवध किसान सभा, आंध्र रैयत संघ, अखिल भारतीय किसान सभा आदि बने। ठीक है, अब प्रमुख जनजातीय विद्रोह है, उसके बारे को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।